बहुत कम ऐसी कहानियाँ होती है जहाँ सही गलत अच्छे बुरे से हटकर हम सिर्फ कहानी को देखते हैं, उसे समझते हैं, उसे महसूस करते हैं। उन्हीं में से ये एक फिल्म है, मी बिफोर यू। ये कहानी एक बेकरी शॉप में काम करने वाली लड़की लूस की, जो दिल की बहुत साफ थी और उसे देख ऐसा लगता था कि एक बड़ी शरीर में बच्चे की आत्मा कैद हो, क्योंकि बच्चों की तरह वो बहुत बातूनी थी एंड उसकी बातें बहुत चाइल्डिश थी। एंड इस कारण ही बेकरी शॉप के ओनर उसे काम से निकाल देते हैं, क्योंकि वो कई बार पेस्ट्रीज फ्री में दे दिया करती। और अब जॉबलेस हो जाने के कारण वो परेशान थी कि आखिर वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगी, क्योंकि उसके फादर की कोई जॉब नहीं होती। अपने परिवार का सारा जिम्मा उस पर ही था। एंड वहीं उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक, वो उसकी मदद क्या करता, उल्टा वो सिर्फ अपने रनिंग में बिजी था। जैसा पैट्रिक एक मैराथन रनर था जो लुइस को भी अपने साथ रनिंग के लिए हमेशा बोलता रहता, लेकिन लुइस भागते हुए हाफने लगती थी, इसलिए वो उसके साथ रनिंग के लिए नहीं जाती। लेकिन इस दौरान उसे किस्मत से एक ऐसी जॉब मिल जाती है जिसके लिए वो परफेक्ट थी। अच्छे पैसे, कोई प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत भी नहीं, और उसका काम था एक अमीर फैमिली में किसी केयर गिवर का। फिर अगले दिन वो तैयार होकर ट्रेनर्स के घर पहुंचती है, जो उस वक्त के इंग्लैंड में रहने वाली अमीर लोगों में से एक थी। मिस्टर मिसेस ट्रेनर का इकलौता बेटा विल, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल बैंकर और एक्टिव स्पोर्ट्समैन था, उसकी एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसकी पैर चली गई एंड फिलहाल वो व्हील चेयर पे था, डिसेबल्ड। एंड मिसेस ट्रेनर वहाँ लूस से पूछती है, तो बताओ मैं तुम्हें काम पर क्यों रखूँ, ऐसा कोई खास रीज़न है तुम्हारे पास? लूस नर्वस होकर अपनी ड्रेस को गलती से फाड़ लेती है एंड घबराहट में वो बोल रही थी, मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ, सच में। एंड मिस ट्रेनर उसे काम पर रख लेती है, उसके चीयरफुल पर्सनैलिटी को देख ये सोच कि इससे शायद उनके बेटे को अच्छा लगे। लेकिन विल एज यूजुअल पिछले 5 केयर गिवर्स की तरह लुइस के सामने भी वियर्ड हरकतें करता है। एंड ये देख लुइस समझ चुकी थी कि जॉब पहले जितनी आसान लग रही थी उतनी आसान है नहीं। अब शाम को जब वो घर वापस आती है तो उसकी जॉब की बात सुन सभी बहुत खुश थे। वो अगले दिन लुइस की मुलाकात नेथन से भी होती है, जो विल का ट्रेनर था। एंड वहाँ वो लुइस को विल की सारी मेडिसिन की टाइमिंग समझा रहा था, जिसके लिए एक बड़ी सी फाइल थी। एंड ये काम उसके लिए सच में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। उसका फिलहाल गोल था इन 6 महीनों के टाइम पीरियड में उसे पैसे कमाकर अपनी फैमिली को खुश रखना है। फिर लुइस जब दोबारा विल से बात करने जाती है तो वो उसे साफ तौर पर कह देता है, भले ही मेरी मदर ने तुम्हें जॉब पे रख लिया हो, लेकिन प्लीज़ मेरे सामने तुम चुप ही रहा करो। इस बात का लुइस को बुरा तो लगता है, लेकिन वो आदत से मजबूर थी। उसे मना करने के बावजूद वह हर रोज़ उसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, चाय पियोगे बोलकर तंग ज़रूर करती। एंड उसकी सोच, कपड़े बिल्कुल बच्चों की तरह थे। लेकिन इसी तरह पूरे 10 दिन बीत जाते हैं, पर विल का नेचर शुरुआत से एज यूजुअल बहुत ही कोल्ड था, और इसका कारण हम समझ पाते हैं उसका ऑलरेडी डिप्रेस माइंड। एक वक्त में जब वो दुनिया की सबसे एडवेंचरस और अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब वो एक कमरे में एक कोने में बंद हो चुका था। उसकी ज़िंदगी की सारी खुशी खत्म हो चुकी थी एंड हर वक्त सुबह से शाम तक वो सिर्फ बादलों को देखता रहा था। उसके अलावा वो कर भी क्या सकता है। एंड घर पर लुइस इस बारे में अपनी बहन को बता रही थी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड जैसी थी। अब वो उसकी बातें समझती है एंड फिर वो उससे खुद कह रही थी, बुरा मत मानना, पर मैं दोबारा पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना चाहती हूँ। एंड अब घर और बाहर सबका जिम्मा अकेले लुइस पे था। पर फिर एक दिन विल से मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एलिशा आती है, विल के बेस्ट फ्रेंड रूपर्ट के साथ। लेकिन ये कोई खुश करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इतने वक्त जब वो बीमार था उन लोगों ने उसे याद तक नहीं किया। एंड अब वो दोनों उससे मिलकर ये बता रहे थे कि वो दोनों आपस में शादी करने वाले हैं। एंड ये बात विल का दिल तोड़ देती है कि उसकी गर्लफ्रेंड, जिसे वो बेहद पसंद करता था, वो भी उसकी ऐसी हालत देख उसे भूलकर रूपर्ट से शादी करने वाली है। विल की हालत का दुख उन्हें भी था, लेकिन सबकी अपनी लाइफ थी। एंड ये सब कुछ दूसरे लुइस भी सुन रही थी। एंड जब उनके जाने के बाद विल उसके दोस्तों के साथ वाली फोटो फ्रेम तोड़ देता है, तो लुइस उसे फिक्स करी थी, जिसे देख विल उस पर नाराज़ होता है कि चाय बनाने के अलावा जब फ्री में बैठो तो जो मर्जी करो, लेकिन मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहो। पर इस बार वो पलट कर कह देती है, देखो मुझे काम पे तुम्हारी मदर ने रखा है, ना कि तुमने। एंड मेरा सिर्फ इकलौता काम है तुम्हारा ख्याल रखना, इसलिए प्लीज़ हो सके तो अपने एटीट्यूड को थोड़ा पोलाइट रखो, ताकि मैं सही से काम कर सकूं। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास काम करने का, लेकिन इस वक्त मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। एंड आज इतने महीनों में पहली बार किसी ने विल को चुप करवाया था, और ये बात उसे एक अलग सी फीलिंग देती है। फिर अगले दिन से विल भी लुइस के साथ कुछ और बातें करना शुरू कर देता है। एंड अपनी 26 साल की पूरी ज़िंदगी में आज तक लुइस ने कोई भी नॉन इंग्लिश फिल्म नहीं देखी थी विद सबटाइटल्स, इसलिए विल उसे एक फ्रेंच फिल्म दिखाता है, और ये एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत मज़ेदार था। एंड अब उनके पास एक टॉपिक भी था बातचीत करने के लिए। एंड वहीं लुइस की अटपटी बातें सुन विल को हंसी आने लगती है, जिसे देख नेथन भी उसकी तारीफ करा था कि लुइस के कारण आज कई महीनों बाद विल मुस्कुरा रहा है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती,
क्योंकि जब कुछ दिनों बाद विल अपने रेगुलर चेकअप के लिए गया था तो वहाँ उसे पता चलता है उसकी कंडीशन और ख़राब हो रही थी। लिव से सुन नेथन से पूछती है, तुम तो उसे रोज़ एक्सरसाइज करवाते हो, लेकिन तब भी उसकी हालत क्यों ख़राब हो रही है? नेथन कहता है क्योंकि अब वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसकी गर्दन के नीचे की बॉडी अब काम करना बंद कर चुकी है एंड मैं बस एक्सरसाइज इसलिए करवाता हूँ ताकि कुछ और दिक्कत ना बढ़े। एंड फिर जब विल को घर लाया जाता है तो वहाँ उसकी तबीयत और ख़राब हो गई थी क्योंकि सुबह से उसने नहीं कुछ खाया था और नहीं पिया। एंड ये देख नेथन तुरंत उसे चेक करता है जब विल को फीवर था। नेथन और लुइस मिलकर उसे ठंडे पानी से पट्टी करते हैं एंड शाम के वक्त वो थोड़ा बेटर फील कर रहा था इसलिए वो सो जाता है। वही फिर उसके सोने के बाद लुइस उसके लैपटॉप पे पुरानी वीडियोस देख रही थी जब विल एकदम सही था और उसकी ज़िंदगी को देख किसी को भी उससे जलन होती। तभी विल की नींद खुलती है एंड वो लुइस को देख कह रहा था, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, आज रात में यहीं रुकूंगी। एंड फिर उन दोनों के बीच कई सारी बातें होती है। जब विल से पूछने पर वो बता रहा था कि उसका एक्सीडेंट एक मोटर बाइक से हुआ था। दोस्तों वो रास्ते को क्रॉस कर रहा था एंड तभी बाइक ने उसे हिट किया और उसके बाद से उसकी हालत हो गई। लिव से सुन माफ़ी मांगती है लेकिन वो कहता है, अपने बारे में कुछ बताओ। वो पूछती है, क्या? विल कहता है, कुछ भी। जिसमें वो बता रही थी उसे येलो स्ट्राइप विलीज बहुत पसंद है। बचपन में उसकी मदर ने उसे एक पेयर गिफ्ट किया था, तब से ये उसके फेवरेट थे। फिर कुछ देर बाद रात हो गई थी एंड वो दोनों वहीं सो जाते हैं। अगले दिन वॉक करते समय लुइस उसे बता रही थी उसे एक बार मौका मिला था अच्छे कॉलेज में फ़ैशन की पढ़ाई करने का, लेकिन वो जा नहीं सकी। पहले सुन कुछ कहने जा रहा था कि तभी उसे रोक कर लुइस कहती है, अब ये मत बोलना पोटेंशियल सबने ऑलरेडी बोल रखा है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। जिससे विल कह रहा था, नहीं मैं ये नहीं कहना चाहता, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ तुम ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रही हो, खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हुए। अपने परिवार और बॉयफ्रेंड पैट्रिक के अलावा तुम्हारी कोई लाइफ है ही नहीं। ट्रस्ट मी, डिसेबल होने के बावजूद मेरी लाइफ तुमसे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए प्लीज़ मिस्टाक ज़िंदगी को जिए। लेकिन लुइस उसकी बातों को टाल देती है ये बोलकर कि तुम्हें शेव की सख्त ज़रूरत है। एंड आज पहली बार लुइस ने किसी की बियर्ड को शेव किया था। एंड ये देख नेथन भी कह रहा था, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब वो पहले से बेहतर दिख रहा है। फिर कुछ देर बाद वो हॉलवे में थी जहाँ गलती से वो विल के पेरेंट्स को बात करते सुन लेती है कि विल कुछ हफ्तों में खुद की जान ले लेगा। एंड डॉक्टर्स भी इसके लिए रेडी थे क्योंकि विल की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है एंड वो इस कंडीशन में और जीना नहीं चाहता। लेकिन मिस ट्रेनर्स विल के फादर से बोल रही थी, वो मेरा बेटा है। जिससे मिस्टर ट्रेनर कहते हैं, वो मेरा भी बेटा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ये उसकी खुद की चॉइस है और उसने हमें 6 महीने सिर्फ इसलिए दिए थे ताकि हम तैयार हो सकें। ये बात सुन लिव का दिल बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि ये तो एक मर्डर था। और वही सब अपने सिस्टर को बताती है जो कह रही थी, तुम उसकी चॉइस तो नहीं बदल सकती, लेकिन जितने भी दिन अब उसके पास है उसे बेहतर ज़रूर बना सकती हो, एक बकेट लिस्ट के थ्रू। लिव उसकी बातें तो सुनती है लेकिन समझती उतना ही है जितना उसे ज़रूरी लगे। और अब उसका प्लान था कि वह विल के आखिरी दिनों में उसे इतनी ज़्यादा खुशी देगी कि वो चाह के भी खुद की जान नहीं लेगा और रुक जाएगा। लेकिन ये करना आसान नहीं था एंड इसीलिए वो बहुत मेहनत करती है। जब उसने कई सारी बुक्स, ब्लॉग्स, साइट्स रीड किए थे या उसकी मदद मिस्टर मिसेस ट्रेनर्स भी करते हैं। एंड पहले वो विल को मनाकर अपने साथ एक हॉर्स रेस के लिए लेकर जाती है जहाँ उसके सारे प्लान्स फ्लॉप हो जाते हैं, उसके लगे हॉर्स वाले पैसे डूब जाते हैं। एंड वहाँ जिस रेस्टोरेंट पे उसने लंच प्लान किया था वो लोग उन्हें अलाउ नहीं करते क्योंकि उसके लिए पासेस लगते हैं। एंड निराश होकर सभी घर वापस आ गए थे जहाँ अकेले में विल एकदम फुल वॉल्यूम में गाने सुन रहा था, जिसे बंद कर लिव कहती है, देखो हॉर्स रेस मेरा बेस्ट आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे पास उससे कुछ बेहतर है। और उसके पास 2 क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट के टिकट्स थे। विल कहता है, कभी गई हो ऐसे कॉन्सर्ट में? वो कहती है, नहीं, इसलिए प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जाने से पहले वो रेडी होने के लिए अपने कपड़े ढूंढ रही थी, इस पर उसकी सिस्टर वीडियो कॉल में बोल रही थी, उस रेड ड्रेस को पहनो, वो तुम पर बहुत जचता है। और दोनों एकदम मस्त तैयार होकर कॉन्सर्ट के लिए निकल जाते हैं। जब विल के सूट में उसका टैग फंस गया था, लुइस अपने दांतों से फाड़ कर उस टैग को निकालती है और इस वक्त सभी की नज़र उन पर थी। और फिर कॉन्सर्ट के बाद वो दोनों घर वापस लौट आते हैं। जब विल उसे कार में पूछते हैं, तुम्हें क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं है ना? वो कहती है, सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ थी, ये अच्छी बात है। एंड फिर उसे कार से उतारी थी कि तभी विल कहता है, थोड़ी देर और मुझे इस मोमेंट को जीने दो। एक ब्यूटीफुल रेड ड्रेस वाली लेडी, एक हसीन शाम और एक क्लासिकल म्यूजिक। फिर अगले दिन लुइस विल से कह रही थी, पैट्रिक तुमसे मिलना चाहता है और मेरे पेरेंट्स भी। विल पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स? पर वो क्यों? लुइस कहती है, मैं इतने दिनों से किसके साथ रह रही हूँ, वो लोग उसे देखना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट थर्सडे मेरा बर्थडे है, तो क्या तुम आना चाहोगे? अच्छा नहीं छोड़ो, वहाँ बहुत भीड़ होगी, प्लान कैंसिल करते हैं। विल कहता है,
मैं ज़रूर आऊँगा अगर तुम चाहो तो। एंड नेक्स्ट थर्सडे विल पहली बार लुइस के पेरेंट्स से मिलता है और वह सभी उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। पर तभी वहाँ पर पैट्रिक भी आ गया था एंड दोनों में बातें होती है, लेकिन वहाँ पैट्रिक लुइस को विल के इतना करीब देख बिल्कुल अच्छा फील नहीं करता। वो फिर केक कटिंग का वक्त था, जिसके बाद सभी लुइस को अपने अपने गिफ्ट्स दे रहे थे एंड वहाँ उसकी फैमिली ने लुइस को उसकी बचपन की यादों भरी एल्बम गिफ्ट में दी थी। एंड पैट्रिक ने लुइस को एक नेकलेस गिफ्ट किया था अपना नाम लिखा हुआ, और ये सब देख लुइस बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन तभी विल कहता है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, बैग चेक करो। एंड उसके अंदर कोई बहुत ही महंगा या नायाब तोहफा नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत सिंपल है, पर वही चीज़ लुइस का दिल जीत लेती है। उस बैग के अंदर येलो ब्लैक स्ट्राइप विलीज थे, जिसे बचपन में लुइस की मदर ने उसे दिया था। ये देख लुइस खुशी से पागल हो जाती है एंड पैट्रिक को समझ नहीं आता आखिर उन विलीज में ऐसा क्या है जो उसके नेकलेस में नहीं। वह फिर अगले दिन फिर लुइस को बताता है, देखो ये आया है एलिशा और रूपर्ट की शादी का इन्विटेशन कार्ड। दोनों फिर ट्रेनर्स के कैसल की ओर जाते हैं, जो जगह विल के लिए व्हील चेयर से जाना बहुत खतरनाक थी, लेकिन तभी वो वहाँ जाता है एंड वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि लुइस कहती है, इससे बेटर क्या होगा। वो कहता है पेरिस, फ्रांस, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। मेरे लेग्स चले गए और फ्रांस की खूबसूरत लड़कियाँ मुझे पहले की तरह मुड़कर नहीं दिखेंगी, नहीं कोई टैक्सी वाला मुझे बैठाएगा। एंड दोनों थोड़े वहाँ इमोशनल हो गए थे, पर तभी फिर वो पूछता है, क्या तुम मेरे साथ एलिशा और रूपर्ट की शादी में आना चाहोगी। वो कहती है, बिल्कुल अगर तुम चाहो। फिर शाम को जब वो घर वापस आती है तब उसके लिए गुड न्यूज़ था, उसके फादर को जॉब मिल गई थी आखिरकार ट्रेनर्स के कैसल मेंटेनेंस के काम के लिए। अब वो वहाँ पे हेड थे एंड इस जॉब को विल ने उसके फादर को दिलाया था ताकि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर लुइस भी घूमने निकल सके। वे अगले दिन मैंशन में विल से मिलने एक लॉयर आते हैं, माइकल। लुइस उनका नाम पर तुरंत विल के लैपटॉप पर सर्च करती है और वो दरअसल पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड केसेस हैंडल करते थे। यानी ज़रूर विल ने अभी भी अपने मरने का प्लान चेंज नहीं किया था और वो इस प्रॉपर्टी को किसी ऐसे को देना चाहता है जो उसके करीब है। वही फिर वो दोनों मौज करने एलिशा रूपर्ट की शादी वाले डेस्टिनेशन पहुंचते हैं। यह सेलिब्रेशन का माहौल था। विल उन्हें देख रहा था और एलिशा उसे थैंक यू भी कहती है उसकी शादी में आने के लिए। एंड वहाँ पर एक लेडी लुइस से कह रही थी, विल का हमेशा साथ देना। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है जो शायद किसी ने कभी सपने में भी ना सोचा हो। एंड वहाँ थोड़ा ड्रिंक्स करने के बाद दोनों डांस करने लगते हैं। एंड लुइस वहाँ विल के व्हील चेयर पर बैठ गई थी और वहाँ वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे एंड दोनों साथ में एकदम पागलों की तरह एंजॉय करते हैं। एंड फिर घर वापस आकर नेथन उससे पूछा था, तो कैसी रही तुम्हारी ट्रिप। विल कहता है, शानदार, हमने साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया। लेकिन वही दूसरी तरफ पैट्रिस लुइस से नाराज़ हो जाता है क्योंकि वह हर वक्त विल के साथ ही रहती है एंड अभी भी उसे जाना पड़ रहा था क्योंकि विल हॉस्पिटल में एडमिट था। वो वहाँ कई दिन एडमिट रहता है या लुइस उसे देखने भी नहीं जा पा रही थी, लेकिन फिर उसे मौका मिलता है और अंदर वो उसके हाथों को अपने हाथों में थाम कर बैठ जाती है। इस पूरे वक्त विल के पेरेंट्स भी बहुत उदास थे, लेकिन कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। फिर कुछ देर बाद शाम को लुइस नेथन से मिलती है जहाँ नेथन कह रहा था, कोई फ़ायदा नहीं, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, तुम खुद सोचो वो पहले क्या था और वो क्या बन चुका है। मैं उसका दिल रखने के लिए भी क्या कहूँ। लुइस बोलती है, पर ये सब मेरे आने से पहले की बात है, क्योंकि मेरे आने के बाद अब वो खुश रहने लगा है। वो हंसता है, मुस्कुराता है। तो क्या उसे खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर लेने देना सही होगा। मेरे पास अब भी एक आइडिया है, अगर डॉक्टर्स की परमिशन के साथ मैं उसे कहीं लेकर जाऊंगी तो क्या तुम भी हमारी मदद के लिए आओगे। नेथन कहता है, बिल्कुल। फिर लुइस घर वापस आ जाती है जब पैट्रिक ने उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को दूसरी जगहों पर बिजी रखा था ताकि वो दोनों साथ में अच्छा वक्त स्पेंड कर सके। लेकिन फिर ये जान कि लुइस विल के साथ एक ट्रिप में जाने वाली है, उसे लगता है कि लुइस को पैट्रिक की कदर नहीं है और वो उसे पूछता है, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन वो कहती है, फिलहाल मुझे माफ़ कर दो। एंड उन दोनों का वहीं ब्रेकअप हो गया था और वो नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। एंड अगले दिन विल, लुइस और नेथन एक आइलैंड पे पहुँचते हैं जो बहुत ही खूबसूरत था। एंड वहाँ के एक रिजॉर्ट में उन्होंने ठहरने का सोचा था। जब रात को विल और लुइस एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं एंड फिर अगले दिन दोनों इतना एंजॉय करते हैं कि लुइस कह रही थी, मुझे घर वापस नहीं जाना, ये जगह बेस्ट है। एंड वहाँ पर विल के पास आकर वो बोल रही थी, क्यों ना हम हमेशा के लिए साथ रहें। विल कहता है, दरअसल, पर उसे रोक। वो बोलती है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन प्लीज़ अब वो सब भूल जाओ। पर विल उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि वो जानता था अगर वो लुइस के साथ हो भी क्या तभी वो लुइस को वो खुशी नहीं दे पाएगा जो कोई और दे सके। वो हमेशा बंधी रहेगी सिर्फ विल के कारण।
एंड इतना खुदगर्ज वो कभी नहीं हो सकता कि अपनी ज़िंदगी के लिए वो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। लेकिन लुइस उसे बार बार कई बार समझा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हमेशा साथ खुश रहेंगे, मैं अपनी इच्छा के साथ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और ये देख लुइस उसे छोड़कर चली जाती है, ये कहते हुए इससे अच्छा होता कि मैं तुम्हारे पास काम ज्वाइन करती ही नहीं, तुम सचमुच सेल्फिश हो। विलियम स्ट्रेनर, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। एंड अगले दिन वापस लौटते वक्त उससे बिल्कुल बात नहीं करती क्योंकि उसे लग रहा था विल सेल्फिश है, उसे सिर्फ अपनी फिक्र है। पर फिर फ्लाइट में वो विल को ठंड लगता देख उसे चादर से कवर करती है। लेकिन वही इंग्लैंड वापस पहुंचते ही जब उसके पेरेंट्स उसे पिकअप करने आए थे, ये बोलते हुए चलो लंच हम साथ करेंगे, पर वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। मिस्ट्री ने ये देख उसे रुक बोल रही थी प्लीज़ मत जाओ, लेकिन वो कहती है आई एम सॉरी, पर मुझे अभी काम नहीं करना, नहीं बाप को मुझे पैसे देने होंगे। एंड घर पहुँच वो अपनी सिस्टर को देख उसके गले लग बहुत रोने लगती है, एक बच्चे की तरह जिसकी ज़िंदगी में अचानक विल आया जो डिसेबल्ड था। एंड लुइस दुनिया की पहली ऐसी लड़की थी जिसने विल के उस रूप से प्यार किया जिससे किसी को ना हो। पर तो भी विल उसे छोड़कर जा रहा है। लेकिन फिर अपनी फैमिली से बात कर, उनसे डिस्कस कर, कुछ समय अकेले में रहकर लुइस रियलाइज़ करती है कि वो गलत थी। एंड वो अपने फादर के सामने वो कह रही थी मैं हार गई, मैं उसका डिसीजन चेंज नहीं कर पाई। वो कहते हैं नहीं, तुम्हारे सिवा कोई भी होता तो उसे इतनी खुशी नहीं दे पाता, तुमने वो किया जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब बाकी इच्छाएं इंसान की अपनी होती है, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। वो पूछती है तब हम क्या कर सकते हैं? उसके फादर कहते हैं उनसे प्यार, बहुत प्यार, अब भी देर नहीं हुई है, जाओ उससे आखिरी बार मिल लो। एंड तुरंत अपनी बहन के साथ गाड़ी ली वो निकल पड़ती है विल से मिलने जो स्विट्जरलैंड जा रहा था। वहाँ पहुँच वो अपना क्लासिक एंट्री देती है चीज़ों को गिराते हुए। एंड मिस्टर मिसेस ट्रेनर उसे देख कह रहे थे स्वागत है, जाओ विल से बात करो। एंड वहाँ विल उसे देख कहता है सामने वाला दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। एंड फिर वो उसके पास बेड पे लेट जाती है और दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। एंड वहाँ वो उसे कहता है मेरे पास आओ और पास, मुझे देखो, इस शख्सियत को देखो, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम इसे भूलना मत कभी भी, प्लीज़ मिस डार्क। दोनों प्यार से एक दूसरे को एक आखिरी बार किस करते हैं और फिर विल की वही मौत हो जाती है। एंड कहानी यहाँ से कुछ वक्त आगे आती है जब लुइस पेरिस में थी, उसी कैफ़े में जो विल का फेवरेट हुआ करता था। एंड वहाँ पर वो एक लेटर पढ़ी थी जो विल ने उसके लिए लिखा था मरने से पहले। स्टार्क, कुछ हफ्ते बीत चुके होंगे जब तुम्हें यह खत मिलेगा। अगर तुम दिए गए इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो करती हो तो तुम पेरिस की उसी कैफ़े के उसी चेयर में बैठी होगी जो प्रॉपर तरीके से बना नहीं है, तो वही डिश टेस्ट करने वाली होगी जो मुझे बहुत पसंद था। वैसे कुछ चीज़ें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जो मैं तुम्हारे सामने बोल नहीं पाया क्योंकि तुम रोने लगती और मुझे बोलने नहीं देती। पहली, मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, सारे एसेट्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं। अब ये सुन पागलों की तरह एक्साइटेड मत हो जाना क्योंकि इतने पैसे भी नहीं है कि तुम पूरी ज़िंदगी बैठ कर खा सको, पर इसमें इतने ज़रूर है कि तुम खुशी से, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को जी सको। मैं जो चीज़ें नहीं कर सका वो तुम कर सको। रुकना मस्ताक, क्योंकि पता हो ना कि अभी तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं अनगिनत, ये किसी लग्जरी से कम नहीं। लुइस उन्हीं येलो स्ट्राइप्स विलीज के साथ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ती है लेटर को पढ़ते हुए। जब विल अब कह रहा था ज़िंदगी बहुत बड़ी है और वहाँ अनेकों रास्ते हैं, इसलिए मुझे उतना भी याद मत करना कि उदास हो जाओ, बस खुशी से जियो। एंड याद रखना इस सफ़र में हमेशा तुम्हारे साथ मैं रहूँगा। और यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी की तारीफ़ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे क्योंकि इसे बिल्कुल पूरे दिल से लिखा और बनाया गया है। दोनों ही लीड एक्टर्स एमिलिया क्लार्क और सैम क्लेफिन ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। एंड इस फिल्म के थ्रू हमें सिखाने की कोशिश की गई है कि ज़िंदगी की कोई लिमिट नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, वो तो बस हम तय करते हैं। क्योंकि अगर सही मायनों में देखा जाए तो ज़िंदगी एक अनजान सफ़र है जिसे हमें बेस्ट पॉसिबल वे में तय करना चाहिए। खुद को बिना बेवजह की बंदिशों में बांधे बगैर हमें बस इस सफ़र का मज़ा लेना चाहिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।